तो जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अभी तक आपने तीन किस्म के मैयर पढ़े हैं। एक जस्ट मैयर था, जनरल मैयर, फिर आउटर मैयर, और फिर लबीग आउटर मैयर। इसे पढ़ने वाले लेबेस्क्यू भी पढ़ते हैं, लिबेस्क्यू आउटर मैयर। अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मर्जी पढ़ लें। पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे इस वक्त 31, और जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है चैट बॉक्स में वो है 27। बाकी भी दोस्त अटेंडेंस लगा लें। ये आपकी अटेंडेंस सेव हो जाती है यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर। तो मेरा ख्याल है आपको इल्म होगा इस चीज का कि मैयर के अंदर क्या चीज थी, कि जस्ट एक नॉन एम्प्टी सेट का आपने सब कलेक्शन लिया है, सबसेट्स का, सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर, और फिर मैपिंग डिफाइन की थी। आउटर मैयर के अंदर आपने देखा कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, और उसके पावर सेट के ऊपर आपने एक मैपिंग डिफाइन की थी। ये सारी मैपिंग्स, चाहे म्यू हो चाहे म्यू स्टार हो, ये सेट फंक्शंस हैं। मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन, ये सारी एक ही चीज है, एक ही अंदाज है। नाम डिफरेंट डिफरेंट है, कभी मैपिंग बोलते हैं, कभी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और कभी फंक्शन बोलते हैं। लबीग आउटर मैयर के बारे में अपने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश की थी। एक तो यहाँ पे अब कोई एक्स नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, रियल नंबर का सेट। एक्स वगैरह, यहाँ एक्स का मतलब आपको पता है कुछ भी सेट हो सकता था। लास्ट जितनी भी डेफिनेशंस पड़ी थी, एक्स कोई क्लियर नहीं था। वो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो एक फाइनाइट सेट का भी वो सेट हो सकता है, और रियल नंबर भी हो सकते थे। मगर लबीग आउटर मैयर के अंदर ये बात है कि वो रियल नंबर का सेट होता है। तो अगर आप उसके सबसेट का कलेक्शन लेते हैं और पावर सेट लेते हैं, और एक तरफ रियल नंबर के सेट का पावर सेट है, और मुकाबले में जीरो से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी शामिल करके इंटरवल है, रेंज 2 की पावर r है, और सॉरी, डोमेन 2 की पावर r है, और रेंज जो है वो जीरो से इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। एक मजाज को डिफाइन किया गया है यहां पे, जिसके तहत हम किसी भी सेट के को जो ट्रांसफॉर्म करेंगे जीरो इन्फिनिटी के अंदर, जो इसे इमेज देंगे वो इस डेफिनेशन के मुताबिक होगा। यानी हम देखेंगे कि अपने उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर कि जो मैंने सेट लिया है वो किन किन इंटरवल्स के अंदर लाई करता है। वो इंटरवल इंडिविजुअल्स एक एक इंटरवल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, सिंगल इंटरवल भी हो सकता है कि सेट ए जो है वो किसी एक सिंगल इंटरवल I1 में लाई करता है, या I2 में लाई करता है, या I3 में लाई करता है। और मुकाबले में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सेट दो या दो से ज्यादा इंटरवल्स के यूनियन के अंदर भी लाई कर सकता है। यानी
ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो, दो से ज्यादा, तीन, या एक काउंटेबल यूनियन इंटरवल्स का हो सकता है। तो जब आप ये देख लें कि मेरा सेट ए जो है वो जिन जिन इंटरवल के अंदर लाई करता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस एक इंटरवल की या बेशुमार इंटरवल के यूनियन की आपने लेंथ नोट करनी है, और उस लेंथ का एक सेट बनाना है, और उस सेट के आपने आर की नजर से लोअर बाउंड्स तलाश करने हैं, और उन लोअर बाउंड्स का इन्फिमिमम लेना है। वो जो वैल्यू आएगी वो असाइन की जाएगी उस सेट ए को, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लबीक आउटर मैयर कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए भी बात को समझाने की कोशिश की थी। यहां न्यूमेरिकल तो कोई नहीं है, तो आप इस डेफिनेशन को याद रखिएगा कि आई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ ईच ओपन इंटरवल। तो ज्यादा इंटरवल की सूरत में समेशन आ जाएगा। अब ये कुछ बातें हैं, मैंने आपसे भी कहा था पढ़िएगा, शायद आपने पढ़ी हो। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी सेट का जब भी आप ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके तहत मैयर लेंगे, तो वो मैयर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है किसी भी सेट के लबीग आउटर मैयर की। तो चूंकि जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए एक लेंथ हो या ज्यादा लेंथ का सम हो, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपके पास जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर आप उनका इन्फिनिमम लेंगे तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, जिसकी बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है। बड़ा आसान है, बात खत्म हो गई नॉन नेगेटिविटी की। दूसरा पॉइंट जो है वो ये था कि किसी एम्प्टी सेट के लिए जब यही डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो जीरो के बराबर आएगी। एम्प्टी सेट का लबीग आउटर मैयर जो है वो जीरो के बराबर होता है। इसे देखते हैं ये कैसे साबित किया गया है। अपनी अपनी मर्जी है। यहां पे एक छोटा सा एक रियल नंबर जो है वो कंसीडर किया गया है, एप्सिलॉन। यानी आप कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल भी लेंगे और उसके सबसेट्स की कुल बात होगी, तो कोई और सबसेट हो या ना हो, फाइव उसका लाजमी सबसेट है। यहां एक इंटरवल लिया गया है अपने पास से माइनस एप्सिलॉन बाई टू टू एप्सिलॉन बाई टू। अगर आप समझते हैं कि ये बड़ा सेट है या बड़ा इंटरवल है, आप और छोटा कर लें, यानी आप एप्सिलॉन बाय फोर कर लें, एप्सिलॉन बाय फोर टू एप्सिलॉन बाय फोर, पॉजिटिव से नेगेटिव। या अगर आपने इसे और छोटा करना है तो डिनोमिनेटर में एट ले लें, एट लिख लें। अब एक बात अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इल्म में है कि फर्ज करें ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर, बात मैं सिर्फ समझाने के लिए बताने लगा हूं, ये सेट है मेरे पास। लेट्स सपोज इसके अंदर ये चार एलिमेंट्स हैं। मैं कहता हूं कि जो ए है इन सब का इन्फिमिमम है। लेट्स सपोज ये इन्फिमिमम है पूरे सेट का। अब अगर मुकाबले में मैं इसी सेट के कोई कोई भी मेंबर यहां पे लिखूंगा, तो याद रखिएगा
कि ये जो इन्फिमिमम वैल्यू है उस बी से लेस होगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है। इन्फिमिमम वैल्यू अपने सेट के किसी भी मेंबर से ग्रेटर नहीं होगी। और याद रखिएगा, आज के बाद जब हम एम स्टार का सिंबल यूज करेंगे किसी सेट के साथ, तो वो इन्फिमिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिमिमम वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके सामने है फाई इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, और जब एम स्टार आता है तो ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इंटरवल की लेंथ जिसमें फाई कंटेन हो और वो लेंथ भी इन्फिमिमम हो। तो इस चीज का आपने यहां पे इस्तेमाल करना है कि अगर मैं एक तरफ सिर्फ फाई के ऊपर मैंने एम स्टार लगा दिया है और दूसरी तरफ सिर्फ, यानी फाई जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है। जरा नोट कीजिएगा, डेफिनेशन पे वापस लेके जाता हूं आपको। ये डेफिनेशन है, आप देखें कि जिसका भी आपने मैयर निकालना है, ए है वो ए किसी ना किसी इंटरवल में लाई करता है या यूनियन ऑफ इंटरवल में लाई करता है। तो उसके बाद आपने इनकी लेंथ निकालनी है उन इंटरवल्स की, और उन इंटरवल्स की लेंथ का इन्फिमिमम लेना है। तो एक तरफ जब आप इन्फिमिमम वैल्यू लें और मुकाबले में आप जस्ट कोई उसी सेट से कोई वैल्यू उठाएं, तो वो वैल्यू या तो उस इन्फिमिमम के बराबर होगी या ग्रेटर होगी। इसी चीज को यहां आपने आगे इस्तेमाल किया है कि जब आप एक तरफ एम स्टार लगा के उसे इन्फिमिमम का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ आपने फाई जिस इंटरवल के अंदर लाई करता है जस्ट उसकी लेंथ ली है, हालांकि एम स्टार भी लेंथ है मगर ऐसी लेंथ है जो इन्फिमिमम है, तो फिर याद रखिएगा इन्फिमिमम लेंथ जो होती है अपने ही खानदान की बाकी बाकी लेंथ से लेस होगी, या एक पॉसिबिलिटी में हो सकता है इक्वल के बराबर आए। तो ये कंडीशन यहां आपने लगानी है, और उसके बाद जब आप इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन आएगी। मतलब एम स्टार फाई इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यहां उसने ये आइडिया इस्तेमाल किया है कि चूंकि ये जो एप्सिलॉन है आर्बिट्रेरी है और इसे जितना छोटा लिया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर कर लें इवन के आप इसे अप्रोचेस टू जीरो ले लें, तो इस आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू की वजह से अगर आप इतना इसे कम ले लें, छोटा ले लें, तो हम कहेंगे कि जस्ट जस्ट लाइक इक्वल टू जीरो, तो उसकी वजह से एम स्टार फाई जीरो के बराबर आएगा। चले, अगर आपको थोड़ी सी यहां सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो इतना समझ लें कि फर्ज करें कि आपका एम स्टार फाई लेस देन जीरो आता है, यानी इस तरह कर लें, अगर आपने इसे जीरो ले भी लिया है तो इन इक्वालिटी की वजह से हम कहते हैं कि वो लेस देन इक्वल टू जीरो आया है। एक बात याद रखिएगा, जो मैयर है लबीग आउटर मैयर वो नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। तो मुकाबले में आप इस चीज का भी रेफरेंस देते हुए कि ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इन दो इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हुए भी आप लिख सकते हैं कि फाई का लबीग आउटर मैयर जीरो होता है। आगे चलते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, ये बड़ा मशहूर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनाब साबित करें कि अगर आप किसी भी सिंगल टर्म सेट का
लबीक मैयर निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा। यानी एम्प्टी सेट का भी जीरो होता है और सिंगलटन सेट का भी जीरो होता है। ये आपने साबित करना है। और इसको साबित करने के लिए, क्योंकि लबीक आउटर मैयर सहारा लेता है इंटरवल्स का, कि हमने देखना होता है कि मेरा वो जो सेट जिसका मैंने लबीक आउटर मैयर निकालना है वो किन इंटरवल्स के अंदर आता है। तो फर्ज करें ये मेरे पास एक सिंगलटन सेट है जो कि आर का एक सबसेट है और एक्स आर का एक मेंबर है। अब अपने पास से अपनी चॉइस के तहत आप इस इंटरवल पे जरा गौर कीजिएगा। x प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और x माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इस इंटरवल पे गौर कीजिएगा और आप एग्री करेंगे कि वो जो सिंगलटन सेट है, वो जो एक एलिमेंट पे मुश्तमिल सेट है, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। यानी आपने एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, लेट्स सपोज 1, और उसको थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा सा ऐसे ना होने के बराबर, तो कम से कम कोई और नंबर आए ना आए, 1 तो जरूर आएगा ना। आप और छोटा कर दे से, और छोटा कर दे, वो जो एप्सिलॉन है एक स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो कम से कम आप जरूर एग्री करेंगे कि ये बात दुरुस्त है। यहां पे भी बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन का इस्तेमाल किया गया है कि अगर मैं एक तरफ सिर्फ लेंथ ले लूं, जैसा कि ये है, मैंने इस इंटरवल की लेंथ ली है, और मुकाबले में एक तरफ मैंने उस सेट का लबीक आउटर मियर ले लिया, मतलब उसकी इन्फिनिमम वैल्यू कंसीडर की है, तो इन्फिनिमम अपने सेट के बाकी वैल्यू से या तो बराबर होगी या लेस होगी। ये तस्वर यहां इस्तेमाल करते हुए आप देखें कि जब इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो क्या आई, एप्सिलॉन। अगर आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो यहां 2 की बजाय 4 ले लें, 8 ले लें, 16 ले लें, इवन कि आप बहुत बड़ा नंबर ले लें, और छोटी वैल्यू हो जाएगी। ये चॉइस में शामिल है। और छोटी करते करते आप इसे जीरो भी ले सकते हैं या जीरो के करीब तरीन भी कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर ये आएगा कि मेरे उस सिंगलटन सेट का लबीक आउटर मैयर लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। मगर किसी भी सेट का लबीक आउटर मैयर हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का आप जब कंपैरिजन करते हुए इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब किसी भी सिंगलटन सेट का लबीक आउटर मैयर जीरो होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ आ जाएगी। आगे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का जिक्र है कि जनाब जो लबीक आउटर मैयर है वो मोनोटोन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी अगर आपको कहीं पता चल जाए कि आपके पास दो सेट हैं और एक जो है वो दूसरे का सबसेट है और ये दोनों आपने रियल नंबरों से लिए हैं, तो फिर जब आप ए का लबीक आउटर मैयर निकालेंगे तो वो बी के लबीक आउटर मैयर से लेस देन इक्वल टू आएगा। ये मैं आपको बतौर असाइनमेंट के देता हूं। ये 3 लाइनों पे है, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगी। मैं आगे जाना चाहता हूं। ये जो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी है ये आप देख लीजिएगा। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आपको क्वेश्चन पेपर में नजर आएगा कि अगर आपके पास 2 raised to the power r, जो r का पावर सेट है, और ये जो पावर सेट है ये सिग्मा अलजबरा भी है, इसके अंदर से सीक्वेंस ली गई है सेट्स की, और उस सीक्वेंस के बारे में डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं है। यहां जस्ट लिखा है कि एक सीक्वेंस है, पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है। तो जब एक तरफ आप यूनियन के लबीक आउटर मैयर का आंसर निकालेंगे और एक तरफ इंडिविजुअल सीक्वेंस के मेंबर्स के लबीक आउटर मैयर का सम निकालेंगे,
तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी फॉरएवर, यानी ये काउंटेबली सब एडिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। यानी लबीग आउटर मेजर जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव होता है, ये आपने साबित करना है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, दो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि लबीग आउटर मेजर जो होता है वो प्री मेजर होता है, यानी फाई का लबीग आउटर मेजर 0 होता है। और अभी हमने पढ़ा, आपके लिए मैंने छोड़ा, कि जो लबीग आउटर मेजर है वो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। और अगर इस थ्योरम की भी बात मुकम्मल हो जाएगी जब, तो वो ये तीन बातें हैं जो आउटर मेजर के अंदर भी हमने पढ़ी हैं, कि आउटर मेजर प्री मेजर होता है, मोनोटोन होता है और काउंटेबली सब एडिटिव होता है। इसी वजह से इस लबीग जो आउटर मेजर है, इसका नाम आउटर मेजर पड़ा है इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से। कि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि m स्टार a इज इक्वल टू द इंफिनिमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ in where a is lies in a union of countable union of intervals, open intervals, तो वो आउटर मेजर की जो टर्म उसके साथ चिपकी हुई है वो इसी वजह से कि ये जो m स्टार है ये आउटर मेजर की तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो अभी हम साबित करेंगे कि काउंटेबली सब एडिटिव है। देखिए, अगर आपके पास ये जो मेरे पास सीक्वेंस है, पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर अगर एक भी इस सीक्वेंस का मेंबर ऐसा है जिसका लबीग आउटर मेजर अनडिफाइंड है, तो जब आप समेशन का आंसर निकालेंगे तो भी वो अनडिफाइंड आएगा, मतलब इंफिनिटी आएगा। और जब आप उनका यूनियन लेंगे तो यूनियन की सूरत में भी उसका आंसर जो है वो इंफिनिटी आएगा। ये एक ट्रिवियल अंदाज है पहले केस के अंदर, आप इसे इसी तरह लिख लीजिएगा। यानी अगर सीक्वेंस में एक मेंबर भी ऐसा है जिसका लबीग आउटर मेजर निकाल लें तो वो आंसर इंफिनिटी आता है। तो जब आप यूनियन के अंदर भी उसे लेके जाएंगे और जब इंडिविजुअल का सम भी लेंगे, दोनों सूत्रों में इंफिनिटी ही आएगा। दूसरा है कि जब तमाम के तमाम जो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ सेट्स हैं, इनका मेजर जो है वो फाइनाइट आता है, लेस देन इंफिनिटी का मतलब है फाइनाइट आता है, तो फिर उस सारी डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे जो अभी हमने पढ़ी थी। ये जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है लबीग आउटर मेजर की, ये वाली आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये ऐसे सेट के लिए है जो फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट के लिए हमेशा उसका लबीग आउटर मेजर इंफिनिटी होता है। ये जो डेफिनेशन है ये फाइनाइट सेट के लिए है। तो जब फाइनाइट सेट के लिए लबीग आउटर मेजर की बात करते हैं तो हमेशा मुकाबले में मेरे पास एक यूनियन ऑफ इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिसमें ए लाई करता है। जैसे ये लिखा हुआ है ये वाला कि ए lies in a countable union of open intervals in. Whenever I say A is a finite subset of R and R belongs to 2 raised to the power R, then always there exists a countable union of intervals. तो जब अब हम अभी वो प्रूफ करने लगे थे तो वहां पे भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि when measure of an is finite for every natural number a1 a2 a3, then there exists a sequence. अब यहां पे सीक्वेंस आई एन एम है क्योंकि मुझे दो किस्म के इंडेक्सेस आगे इस्तेमाल करने हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आई के साथ एक इंडेक्स यूज नहीं किया। देखें ना, अभी आप डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन के अंदर आई एन है और यहाँ ए है, ये जस्ट ए है। अगर मैं यहाँ ए के साथ अपना एक इंडेक्स लगा लूं एन, तो फिर यहां मुझे एक और इंडेक्स लगाना पड़ेगा, मुकाबले में दो हो जाएंगे, क्योंकि आई एन तब यूज हुआ था जब यहां सिंगल था, ए था। तो जब मैं ए एन इंडेक्स के साथ चलूंगा तो फिर मुझे यहां इंटरवल्स के अंदर एक और इंडेक्स यूज करना पड़ेगा।
फर्क डालने के लिए। तो फिर आप देख लें कि यहां पे भी यही किया है उसने। उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट a sequence INM of open intervals such that AN lies in this sequence countable union of open intervals। अच्छा, अब आप समझदार हैं, ये रियल एनालिसिस के अंदर बात मौजूद है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इन्फीमियम ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं नाम रख लेता हूं अल्फा, इन्फीमियम ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। तो रियल एनालिसिस के अंदर ये बात है, देन देयर एग्जिस्ट सम सफिशिएंट वैल्यू एप्सिलॉन कि अगर मैं उसे इन्फीमियम की तरफ ऐड कर दूं तो वो अल्फा से बड़ा हो जाएगा। यानी ये यूं समझ लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक सेट था, जैसे मैंने आगे भी मिसाल दी है कि मेरे पास यहां सेट में 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और मैं कहता हूं कि इन सब का जो वो इन्फीमियम है वो है जी, वो है वो है जनाब ए। लेट्स सपोज ए है वो इन्फीमियम। तो हम ये कह सकते हैं, और ये जो ए है ना, ये अपने खानदान की तमाम वैल्यू से छोटा है या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर होगा। मगर मैं एक ऐसा नंबर लेके आ सकता हूं कि जब मैं ए के अंदर उस एलिमेंट को ऐड करूंगा तो वो फिर क्या होगा, पहले तो था वो छोटा, तो बाद में वो हो जाएगा बाकी सबसे बड़ा। वो जनाब ए से भी बड़ा होगा, वो बी से भी बड़ा होगा, वो सी से। अब वो सफिशिएंट वैल्यू वो डिपेंड करती है और वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वो हमारी अपनी चॉइस है कि वो किस तरीके से आपने उसे लेके जाना है। यानी क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन की। तो यही चीज यहां पे उसने इस्तेमाल की है कि जनाब कि एक एप्सिलॉन पॉजिटिव है, एक सफिशिएंट वैल्यू है मेरे पास जिसे मैंने एप्सिलॉन का नाम दिया है। अगर मैं उस इन्फीमियम वैल्यू के अंदर ऐड कर दूंगा तो वो अपने सेट के तमाम मेंबर से बड़ी हो जाएगी। ये रियल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन है। और यहां जानबूझ के एप्सिलॉन के नीचे 2 raised to the power n का इजाफा किया गया है, जानबूझ के अपना मतलब निकालने के लिए। एप्सिलॉन तो था ही, तो हमने एडजस्टमेंट के लिए उस वैल्यू को इस तरह का लिया है कि जब हम उस इन्फीमियम के अंदर अपनी वो सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऐड करेंगे तो वो जो इन्फीमियम वैल्यू है, वो जो पहले अपने खानदान के हर मेंबर से छोटी थी, अब वो अपने खानदान के हर मेंबर से बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद का ये जो पोर्शन है, ये मैं आपको अलहदा से एक और पेज के ऊपर करवाता हूं, मुझे यहाँ इस पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये पॉइंट जो है ये अपने नोट कर लेना है, इसे 1 कह के छोड़ दें। एक मैं और पेज शेयर करता हूं अभी आपके सामने, वो देखिएगा। यहीं से शुरू करने लगा हूं कि जनाब ये वाला खत्म कर दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ए एन जो है वो लाई करता है यूनियन ऑफ आई एम एन में, यहां से पकड़ के अब मैं क्या करता हूं कि यूनियन का ऑपरेटर दोनों तरफ अप्लाई करता हूं। यानी ये सेट A1 भी है, फिर सेट A2 भी है, A3 भी है, तो मैं दोनों तरफ यूनियन का ऑपरेटर अप्लाई करने लगा, दोनों तरफ। और इसके बाद के लिए मैं नया पेज शेयर करता हूं, देखिएगा। यहां आ जाए। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा होगा। यानी मैं यहां पहुंच गया।
यहां पहुंचा हूं जी, ये वाला, ये नोट कीजिएगा, बाकी पीछे वाला वही है सारा। यहां आ गया हूं मैं अब कि जनाब ये वाला, ये ए एन लाई करता है यूनियन ऑफ आई एन एम में, मैंने दोनों तरफ यूनियन को अप्लाई कर दिया। अब हम एम स्टार अप्लाई करते हैं यूनियन ऑफ ए एन के ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो यूनियन ऑफ ए एन, ये भी तो एक सेट ही है ना, तो वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। अब हम यहां लबीग आउटरमेयर की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं कि जब हम यूनियन ऑफ ए एन के लिए जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा इन्फीमिमम। किस चीज का इन्फीमिमम? उन इंटरवल्स की लेंथ के समेशन का इन्फीमिमम, जिन इंटरवल्स के अंदर मेरा ये जो यूनियन ऑफ ए एन है लाई करता है। ये देख लें, आगे लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ ए एन लाइज इन दिस यूनियन ऑफ इंटरवल्स। तो उन इंटरवल्स की लेंथ का सम, ये है उसका इन्फीमिमम। आगे देखिएगा, अगर मैं एक तरफ तो इन्फीमिमम ले रहा हूं और मुकाबले में, ये देखिए यहां था इक्वल, यहां इक्वल वैल्यू थी, मगर जब मैं एक तरफ इन्फीमिमम वैल्यू और एक तरफ जस्ट उस सेट का कोई मेंबर लेता हूं, जस्ट एक मेंबर ले लिया है, ये वाला देख लें, मैंने यहां से सिर्फ एक मेंबर उठाया है, तो इन्फीमिमम जो होता है वो अपने सेट के मेंबर के ज्यादा से ज्यादा या तो बराबर होगा या लेस देन होगा। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है मैंने, measure of union of a n less than equal to summation length of union of I m n, और इस लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई एम एन को मैंने लिखा है समेशन लेंथ ऑफ आई एम एन। इन इंटरवल्स के बारे में मुझे नहीं पता कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं, जब मैं इनको समेशन फॉर्म में लिखूंगा तो जो साइड आगे ही बड़ी है वो और बड़ी हो जाएगी। यानी लिखा है एक जगह पे कि 5 इज लेस देन 8, तो मैं यहां 8 को हटा के अगर मैं 10 लिख देता हूं तो वो साइड और बड़ी हो जाएगी, उसके बड़े होने से ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये आपने काम करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो एक समेशन वाला पोर्शन है, ये वाला समेशन लेंथ ऑफ आई एम एन एम फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसकी जगह ये इक्वेशन लगानी है, ये वाली, वो जो हमने शुरू में कंसिडर की थी, समेशन एम फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई एम एन, इसकी जगह आपने ये लगा देना है। और उसके बाद आपने इस समेशन को दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देना है, इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया। जब इसके ऊपर आएगा तो ये जो एप्सिलॉन है ये इस इंडेक्स से फ्री है, समेशन इंडेक्स से फ्री है, जस्ट समेशन 1/2n आएगा। अब आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये जानबूझ के 1/2n क्यों अटकाया था एप्सिलॉन के साथ, क्योंकि यहां आके हमें एक समेशन से वास्ता पड़ना था। और अब जब अगर आप इस समेशन या इस सीरीज 1/2n को देखते हो तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। जब आप इसका सम निकालोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि इसका सम जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो इस वजह से फिर ये सारा 1 हो जाएगा और साथ सिर्फ एप्सिलॉन रह जाएगा। और वापस मैं आपको उसी पेज पे लेके जाता हूँ